आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं मंडे के लिए बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने खुद को जनवरी एक्सपायरी के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। और हम डिस्कशन करेंगे आपके जो कमेंट्स थे उसके अंदर आपने कौन से स्टॉक्स पूछे थे उन पर भी थोड़ी राय व्यक्त करेंगे, कैसे रह सकते हैं वो स्टॉक और किस प्रकार से उनका फ्यूचर दिखता है मेरे पर्सनल ओपिनियन से। बाकी आप अपने हिसाब से फैसला लेंगे। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं आज का बाजार कैसा रहा। आज पूरे दिन शांत काम हुआ। एक फैक्टर इसमें यह भी था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स एक्सपायरी से बड़ा मूव आने का चांसेस कम थे। लोगों को लगा था तेज खुला है बट ऊपर गया नहीं बाजार और वापस धीरे धीरे नीचे स्लिप हो गया। 23,900 950 के आसपास से बाजार वापस घूमा और फ्लैट टू पॉजिटिव में बाजार पूरा बंद हो गया। इसके पीछे एक सिंपल रीजनिंग ये थी कि एफआईज खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कि बड़ी पोजीशंस नहीं बना रहे, वो धीरे धीरे ट्रैप कर रहे हैं लोगों को अपने जाल के अंदर। वैसा ही हुआ, बाजार ऊपर गए और धीरे धीरे स्किड होना स्टार्ट हो गए। लेकिन छोटे शेयरों में दबाव था आज, मतलब कि उनके दबाव था। आईटी थोड़ा सा कमज़ोर था और धीरे धीरे स्टॉक्स पिटे जा रहे थे। तो हम ज़्यादा कुछ एक्चुअली में हुआ नहीं आज। एक्चुअली हम देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं था, पूरे दिन एक बोरियत वाला था। हाँ, ऑप्शन राइटर ने आज भर के पैसा वापस कमाया है, बाजार कहीं नहीं गया। मतलब कि ये जो 5 दिन थे, एक क्रिसमस का दिन निकाल दें अपन तो 4 दिन थे, 4 दिन में बाजार कहीं नहीं गया और एज इट इज़ उसी लेवल के आसपास बंद हो गया, क्योंकि पहले बड़े मूव बाजार में आ चुके थे और डाटा भी इस प्रकार से बता रहा था। अब हम डिस्कस करते हैं पहले कि बाजार आज के लिए उन्होंने क्या किया है मंडे के लिए। सबसे पहले कैश का डाटा। एज यूजुअल एफआईज ने बेचा 1300 करोड़ का और डीआईएस ने बाय किया है 2544 करोड़ का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये जो बाइंग हो रही है आपकी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में की जा रही है। तो कैश का डाटा तो एकदम ही खराब होता जा रहा है, धीरे धीरे ये अपनी पोजीशन घटा भी रहे हैं। अब कईयों का डाउट आता है कितना बेच सकते हैं। देखिए, बेचने का नहीं पता इनका इंडिया में एक्सपोजर बहुत ज़बरदस्त है और दूसरी चीज़ इनका बहुत सस्ते में माल डाला हुआ है। मतलब कि अगर कोई स्टॉक आज 7-8 हज़ार का है तो इन्होंने वो स्टॉक 500-600 में डाला हुआ है, तो इनको वहाँ से प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी भी है। तो इन्होंने बहुत सस्ते माल डाला हुआ है, इतने सस्ते के हम सोच भी नहीं सकते। और जो ये कैश आउट धीरे धीरे कर रहे हैं, एक साथ करेंगे तो स्टॉक भी गिर जाता है। तो एक थोड़ा स्टॉक आउट करते हैं, नीचे आता है, फिर वापस स्टॉक ऊपर जाता है, फिर वापस बेचते हैं। तो इन्होंने तो यही काम है इनका, तो ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। डीआईएस बाय करते जा रहे हैं। अब डीआईएस एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ये अपना पैसा खाली कर रहे हैं। अगर इतनी एग्रेसिव बाइंग ये करेंगे और बाज़ार ऊपर नहीं ठहरेगा तो जब इनके पास जो इनका सरप्लस कैश है वो ख़त्म होगा, फिर जो सेलिंग आएगी क्या ये इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में रिजल्ट सीजन से पहले ये इतनी ज़बरदस्त बाइंग जो कर रहे हैं, मुझे ये थोड़ा रिस्की लग रहा है। ये फंड मैनेजर्स हैं बट खुदा नहीं है। गलती इनसे होगी ये वाली, क्योंकि ये अपनी एनएवीज को दिसंबर के लिए तो ऊपर पुश कर लेंगे, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च बहुत बुरा जाएगा। क्यों जाएगा? उसके कुछ अलग कारण भी मुझे लगते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए। इंडेक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कैश का डाटा तो एकदम ही खराब है। अब आते हैं स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर। इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया, 387 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट टोटल नेट फिगर ही 20,000 का है। 20,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या किए हैं, शॉर्ट ऐड किए हैं सिस्टम के अंदर। और ये शॉर्ट ज़्यादातर 23,900 के आसपास ही ऐड हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा किए गए हैं। तो ये डाटा तो बहुत नेगेटिव है। अब हुआ क्या इससे, 1,54,878 नेट शॉर्ट थे, जिससे बढ़कर कितने नेट शॉर्ट हो गए, 1,74,548 174 हो गए। मतलब कि देखिए 20,000 नेट शॉर्ट सीधे बढ़ गए इनके, और जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो था जो 18% का था, 18.5% का था, वो आ गया 17% के ऊपर। तो ये तो बहुत ही खराब डाटा है। मतलब ये मान के चलिए कि एक्चुअली में बहुत ही खराब है। अब यहाँ से एक्चुअली में क्या होगा, एक ब्रेकडाउन होगा बड़ा, जो मुझे लगता है थोड़े दिन लग सकते हैं। बड़ा ब्रेकडाउन होगा, थोड़े दिन वहाँ पे टिकेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, शॉर्ट्स कम होंगे, फिर वहीं पे घूमेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है इनका जो टारगेट जो नज़र आ रहा है, एफआईज अपने जो सेलिंग है ना
वो एक्चुअली कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक इनका टारगेट मुझे लग रहा है, इनका टारगेट 4 जून का लो लग रहा है मुझे। 4 जून का लो लगाने की ये पूरी फिराक के अंदर है, चाहे महीना 2 महीना 3 महीना लग सकता है, लेकिन इनका एक्चुअली में यही माइंडसेट है कि क्योंकि शॉर्ट्स कम नहीं हो रहे, और शॉर्ट ऐसा नहीं है कि पिछले 3 महीने से कम नहीं हो रहे, ये इसी रेंज में चलते जा रहे हैं। तो और हर दिन बाजार नीचे ही आ रहा है। स्टॉक को आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कोई स्टॉक बेचा है तो उसका वो भाव नहीं आया वापस, आपको दुख नहीं हुआ, मतलब आपने किसी भी स्टॉक को किसी भाव में निकाला है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो है, आपने 12 पर निकाला तो भी आपका 11 पर निकाला, 10 पर निकाला, 9 पर निकाला, 900 पर निकाला, तो नीचे ही आ रहा है। ये एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बाजार हर लेवल से, स्टॉक हर लेवल से टूट ही रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। टूटने की स्पीड कम हो चुकी है एक बार, लेकिन टूट ही रहे हैं बाजार, तो स्टॉक्स और बाजार। तो इंडेक्स फ्यूचर का डाटा तो बहुत ही ख़राब है। स्टॉक फ्यूचर में एक चीज़ है, 34,785 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग ऐड किए हैं, उसके सामने 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर लिए। तो इतना कोई स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, तो ये हो सकता है पहला दिन ही है। ऑप्शन का डाटा, ऑप्शन का डाटा एक्चुअली एकदम रॉ है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि कॉल लॉन्ग की है 1 लाख और कॉल शॉर्ट की है 47,000। तो इसी का थोड़ा ध्यान रखिए, कॉल लॉन्ग ज़्यादा की है तो बाजार में थोड़ी तेज़ी आ सकती है। और पुट के अंदर क्या है, जितनी पुट लॉन्ग की 57,000 पुट लॉन्ग की, 51,000 पुट शॉर्ट कर दी। तो ये तो डाटा जो है बहुत ही समराइज है, क्योंकि पहला दिन ही है आज, मंडे को, फिर आपका ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, वापस थर्सडे 2 तारीख को आएंगे। और एक्चुअली में हमारे यहाँ पे 1 तारीख खुलते हैं बाज़ार, बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर 1 तारीख को बाज़ार बंद रहते हैं। तो वो चीज़ हो जाती है कि इतना ज़्यादा ऑप्शन में अभी काम नहीं हो रहा। 2 तारीख के बाद जो स्टार्ट होगा उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा बाज़ार कैसे रहते हैं, और उस समय क्या होगा, आपके मंथली अपडेट्स भी आएंगे, क्वार्टरली अपडेट्स भी आएंगे। तो वो एक एक्चुअली जो अगला 2 जनवरी के बाद में जो हफ्ता है वो इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। उसके अंदर कोई जीएसटी कलेक्शन नंबर भी आएगा आपका, उसके बाद में आपका ऑटो सेल्स के नंबर भी आएंगे, आपकी कंपनीज के अपडेट भी आएंगे, क्वार्टरली अपडेट्स भी आएंगे। तो वो हाँ से चीज़ें थोड़ी सी पता चलेंगी। तो अब डाटा को अगर समराइज़ करूँ मैं, तो डाटा तो बहुत ही ख़राब है, कोई होप नहीं है यहाँ पर। मैं अगर आपको कुछ कहूँ, एक सॉरी फॉर डैट, अगर मैं आपको कहूँ कि होप है, होप नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत सीखना है तो आप इससे सीख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आएगा। अगर आप कंटिन्यू 4-5-10 दिन देखेंगे तो आपको थोड़ी सी रीजनिंग समझ में आएगी। डाटा में कोई होप नहीं है। होप इस तरह नहीं है कि कैश में सेलिंग है, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर छोड़ दीजिए। ऑप्शन का डाटा अभी रॉ है तो उसको पता नहीं है, उसको कैसे बनेगा वो अलग बात है। तो अभी गिरने की ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं है, गिरने का लिमिट है, गिरेगा ज़्यादा नहीं, बट एक्चुअली होगा कि ये फंसा हुआ है। 2 तारीख तक मुझे नहीं लगता बाज़ार कहीं पर जाने वाला है। 150 पॉइंट की रेंज होगी, जहाँ रेंज टूटती है किसी साइड के अंदर, मान लीजिए 650 से नीचे जाता है और ऊपर 850 से ऊपर जाता है और टिकता है, तो वो अटेम्प्ट किया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो 900 के ऊपर तक जाता है तो वो अलग बात हो जाती है। बट अदरवाइज डाटा इज़ अ नेगेटिव। धीरे धीरे टूटेगा बाज़ार, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। हाँ, डाटा चेंज होता है तो हम उसको बाय भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट इसको कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हिलोरियस आ जाए कि हाँ ये हो रहा है। और एक्चुअली में डाउ भी कमज़ोर है आज। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे आज, अभी डाउ जो चल रहा है मार्केट 1.5%, एक 1.25 डाउ कमज़ोर है, 2-2.5% आपके नैस्डैक कमज़ोर है, तो वहाँ से भी मंदी स्टार्ट हो रही है। तो ये देखना पड़ेगा। तो डाटा तो कमज़ोर है, स्टॉक्स के भाव नहीं आएंगे, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। आप चाहे मेरे से कितना भी अगर आप डिसआर्ग्यू करें, आपके पास जो स्टॉक्स हैं उसके भाव नहीं आने, आप चाहे मानिए चाहे नहीं मानिए। और आप देख लीजिए जिस भाव पे था उससे नीचे ही आ रहा है। हाँ, थोड़ा बढ़ जाए उसमें कोई मतलब नहीं है, थोड़ा 5-6% ऊपर नीचे हो जाए, बट एक्चुअली में क्या है, हमारी ग्राउंड इकोनॉमी ख़राब है, हमारा प्राइवेट कैपेक्स नीचे है, हमारा गवर्नमेंट कैपेक्स नीचे है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए मुझे थोड़े समय के लिए करीबन अगले 6 महीने थोड़े से टफ दिखते हैं। और इसमें कारण ये भी है, अगर गवर्नमेंट पर्सनल टैक्स रेट
कि स्लैब बढ़ा देती है, मतलब टैक्स को कम कर देती है, तो वो पैसा जो उनका डेफिसिट होगा ना, वो सीधा कॉरपोरेट से लिया जाएगा। और कॉरपोरेट टैक्स रेट अगर इंडिया में बढ़ा ना, मैं बता रहा हूँ बाज़ार में उसी दिन सर्किट लग जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये स्टैग्नेशन में बढ़ाए, धीरे धीरे बढ़ाए, तो वो बात अलग है, लेकिन तो ज़्यादा गिरेंगे, थोड़ा धीरे धीरे टूटेंगे। लेकिन अगर इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% है, वो अगर बढ़ा दिया 2.5-3%, 5% बढ़ा दिया, मैं कह रहा हूँ आपको उसी दिन सर्किट लग जाएगा, क्योंकि इनको पैसा रिकवर करना है। अभी तक इन्होंने कॉर्पोरेट्स को छेड़ा ही नहीं। अभी तक इन्होंने गर्दन जो मरोड़ी है ना, वो इंडिविजुअल्स की, टैक्स पेयर्स की, छोटे टैक्स पेयर्स की, मिडिल क्लास वालों की गर्दन निचोड़ी है। इन्होंने अभी तक बड़े लोगों के गले में फंदा नहीं डाला। और अगर इनको इकोनॉमी को बचाना है, प्राइवेट कैपेक्स को बचाना है, कंजम्पशन को बचाना है, और लोगों को थोड़ा ढंग से रखना है, इन्फ्लेशन कम करना है, तो इनका सिंपल सा एक चीज़ होगी, आप कॉरपोरेट के ऊपर टैक्स लगाइए। अगर आप कॉरपोरेट में, उनके कॉरपोरेट का फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको एक सिंपल बताऊँ, अगर वो 20%, 25% टैक्स दे रहा है ना, वो अगर 5% ऊपर भी दे देगा ना, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 5% का जो कॉरपोरेट का टैक्स आएगा ना, उससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन नीचे आएगा, ग्रोथ मिलेगी पूरे इंडिया को। अभी तक इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया, ठीक है, इन्होंने पंप कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट एंड ऑफ द डे इनके पास एक ही हथियार है, डिसइन्वेस्टमेंट जितने करने थे इन्होंने कर दिए, जितनी कंपनियां बेचनी थी बेच दी, ठीक है। अब ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि RVNL के अंदर, या मान लीजिए कि मझगांव डॉक के अंदर, या जहाँ जहाँ पे इनका स्टेक है वहाँ पे स्टेक डाइल्यूशन कर सकते हैं। स्टेक डाइल्यूशन एक पॉइंट होगा डिसइन्वेस्टमेंट का। पहला तो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे ये लोग, दूसरा मुझे जहाँ तक लगता है ये करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स हाइक। कॉर्पोरेट टैक्स हाइक करते ही बाजार गिर जाएगा, लेकिन वो पब्लिक के लिए बढ़िया रहेगा, आम जनता के लिए बढ़िया। स्टॉक मार्केट देखिए गिर जाए अलग बात है, आपके घर में जो दूध दही जो चीज़ें आती हैं, थोड़ी सी देखो, इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगा, लेकिन उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। उसकी स्पीड आपकी अर्निंग के साथ में अलाइंग हो तब ठीक रहता है। अगर आपकी अर्निंग कम होती जा रही है और आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो मुश्किल है। सॉरी फॉर डैट। तो हम बात क्या कर रहे थे कि इन्फ्लेशन का ये चीज़ है, इन्फ्लेशन देखिए बढ़ेगा, कोई भी आके बोलेगा इन्फ्लेशन तो हमेशा बढ़ता ही है, ये चीज़ इन्फ्लेशन मैं कहता हूँ बढ़ेगा, लेकिन उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन उसका कम होना चाहिए। इस वजह से ही गवर्नमेंट्स बनी हुई है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। और यहाँ पे अंधाधुन इन्फ्लेशन हो रहा है, चाहे आप फूड का देखें, चाहे आप किसी और चीज़ का देखें, हमारे इन्फ्लेशन अंधाधुन बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने का एक ही तरीका है, लोगों को या तो आप थोड़ी राहत दीजिए, थोड़ी वो कंजम्पशन, उसी वजह कंजम्पशन कम हो रहा है, तो इन्फ्लेशन के अंदर या तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, उससे आपका इन्फ्लेशन कम हो, या क्या होता है कि आप ये कर सकते हैं भावों को कंट्रोल करें। तो भाव को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, तो इनको करना क्या पड़ेगा, इनके समझ के बाहर की चीज़ हो गई। अब ये डेफिसिट ही बढ़ता जाएगा, तो ये सोचने वाली बात है कि आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो या तो आप क्या कीजिए कि आप लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। देखिए हमारे जो एक्चुअली हो रहा है ना काम, हमारे एक्चुअली ये एक तरह देखिए एक यूनिक इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे, कि हमारे लोगों के पास ही पैसा नहीं है, ठीक है। आप उस चीज़ को मत देखिए IPO में कितने लगाते हैं, IPO का नंबर मत देखिए, IPO में इतना करोड़ लगता है, वो कुछ भी नहीं है, समझे ना बात मेरी। IPO के नंबर को छोड़िए, ग्राउंड के ऊपर जो लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर है और जो थोड़ा सा मिडिल क्लास है, उनके हाथ में पैसा नहीं बच रहा, क्योंकि उनके इतने पहले उन्हें खर्चे कर दिए कि वो सारा पैसा EMI के अंदर जा रहा है। अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ को रोकने के लिए। इसको सुधरने में 1.5-2 साल लगेगा ही लगेगा। तो ये आप मान के चलिए कि स्थिति सुधरने वाली तो नहीं है, ग्रो करेंगे बट थोड़े से स्लो पेस से करेंगे, धीरे करेंगे। जो पहले रिटर्न आ गए, अब आप उतनी रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए। हाँ, आपने कोई कंपनी अच्छी पकड़ ली, डेट बिकम्स अ मल्टीबैगर, डेट इज़ अ डिफरेंट स्कीम। अदरवाइज हम 8-10-12% का CAGR मान के चलते, इतना ही होगा आने वाले समय में। अदरवाइज कुछ बड़ा होने का उम्मीद नहीं लगता मुझे। तो हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि जो आने वाली इकोनॉमी है वो थोड़ी सी टफ है, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के हाथ में। हाँ,
अगर ये पर्सनल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए टैक्स रेट कम करते हैं तो एक होप बनेगी, बट उसके साथ में एक रिस्क पैदा होगा इंडिया की डी रेटिंग का भी, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि खर्चे ज़्यादा हैं, रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू और कम हो जाएगा और डेफिसिट जो होगा वो बढ़ जाएगा हमारा डेफिसिट। इस वजह से हमारे प्रॉब्लम हो सकती है रेटिंग के ऊपर। अगर रेटिंग में प्रॉब्लम होगी तो हमारे अदर प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएगी, रुपया डीवैल्यूड होगा। लेकिन रुपया तो रुकने वाला नाम ही नहीं है, वो तो भागता जा रहा है और भागेगा भी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड रियलिटी है थोड़ी सी ख़राब है। और मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ एनबीएफसी से दूर रहिए। एनबीएफसी से और छोटे बैंकों से आप दूर रहिए। बड़े बैंक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे बैंक्स और एनबीएफसी स्टे अवे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। चाहे ये आपको सस्ते मिल रहे हैं, ये और सस्ते होंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि ये अभी इतने पर है, चोला है, मनप्पुरम चोला है आपका, ये आपका कैनफिम है, उसके बाद पूनावाला फाइनेंस है, कोई भी आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या मान लीजिए कि ये आपकी एनबीएफसीज हैं जो पर्सनल लोन वगैरह देती है, उन कंपनियों से आप दूर रहिए, अदरवाइज ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि इन कंपनीज का ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ी समस्या से ये जूझ रहे हैं, जो कि है लोगों का इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट। लोग इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। मैं हाउसिंग लोन की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाउसिंग लोन में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर आप मैं कहूँ चोला 90% एलटीवी पे कर रही है। एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू पर। अब लोन टू वैल्यू 90% कर रही है, तो उसमें बचा भी क्या प्रॉपर्टी के अंदर? 10% के मार्जिन के ऊपर चोला लोन करती जा रही है। जिस दिन ये फटेगा ना, मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी एनबीएफसी बहुत गंदी फटेंगी। इस वजह से स्टे अवे फ्रॉम आप एनबीएफसी से तो आप दूर ही रहिए। आपको लेना है तो आप मैन्युफैक्चरिंग लीजिए, आप लीजिए वो सॉलिड कंपनी जिनका ग्राउंड पर धंधा है। हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं। मेरा पर्सनल जो ट्रिक्स हैं, जो मेरी चीज़ें मैंने 10-15 साल में सीखी हैं, वो आपको एक एक करके हर वीडियो में सिखाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेकिन मेरा पर्सनल जो कहना है, स्टे अवे फ्रॉम एनबीएफसीज। लोग चाहे कितना भी कहें, एनबीएफसी से दूर रहिए, क्योंकि इनमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर घोटाले बहुत निकलेंगे। लोग इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग डिफ़ॉल्ट करना ज़्यादा हुआ और रूरल एरियाज़ के अंदर लोगों को समझ में आ गया कि डिफ़ॉल्ट कर देंगे होगा कुछ नहीं, तो ये बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इंडिया में हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो डाटा है न्यूट्रल टू नेगेटिव है, कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, और दूर रहिए। ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा नहीं बनेगा, और 4 दिन में हमें देख भी लिया बना नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है ओला इलेक्ट्रिक। ओला की बात हमने वैसे कल की थी, मैं वापस बता दूं कि ये 3200 स्टोर्स खोल रहे हैं। क्या लगता है आपको? ओला के अंदर अभी इन्होंने 3200 स्टोर खोले हैं, लेकिन ओला के अंदर खुद के चैलेंजेस हैं। ओला फंड ज़्यादा है, फंड मैनेजर्स इसमें ज़्यादा है, मतलब कि प्राइवेट इक्विटी इसमें बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे इसमें लगे हैं। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बहुत ही ख़राब शेयर होल्डिंग पैटर्न है। क्यों है? इसका डिस्कशन मैं कल की वीडियो में करूँगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैसे एनालाइज करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी कंपनी को देखना है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखा जाता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बहुत ख़राब है, 90-92 के रेट के ऊपर है। और बहुत कंपनियां हैं जो एक्चुअल ग्राउंड पर है, हीरो है, बजाज, ठीक है, धीरे बनेगा, क्यों इसमें फंसना। और इसका एक्चुअली में क्या है, ओला के अंदर समस्या क्या है, इसका खुद का कंपटीशन खुद से है। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़ी कंपनी ओला है, उसके नीचे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो एक्चुअली के अंदर घरों के अंदर, मान लो छोटे फार्म हाउस के अंदर जो गाड़ियां बन रही हैं, उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और जो ओला से बहुत सस्ती दे रहे हैं। और लोगों का परसेप्शन नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। महंगी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल कभी सक्सेसफुल नहीं होते। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं तो
थोड़ा बहुत अगर आपको सोलर पैनल लगे हो तो अलग बात है, बाहर चार्ज करेंगे तो और भी महंगा पड़ेगा कमर्शियल चार्जर के ऊपर। तो इंडिया में ये संभव नहीं है। ये एक्चुअली में मैं कह रहा हूँ अभी बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत पीटे जाएगा। ओला से दूर रहिए, डैट इज़ बहुत ज़्यादा खराब है ये, तो इससे थोड़ा सा दूर ही रहिएगा। बाकी आप समझदार अपने हिसाब से कर सकते हैं। IGL लिया है, क्या करें? IGL अब इसमें तीन कंपनियां एक्चुअली है, ATG, IGL और MGL। आपका महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है, इन कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेटेड बहुत है। ये IGL MGL में तेजी आती है तब एक तरफा आती है। अब IGL MGL को ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, आपको नेचुरल गैस को ट्रेड करना आना चाहिए। अगर नेचुरल गैस अपने नीचे में है, $2 के आसपास, $2.5 के आसपास पर गैलन के ऊपर है, तो इनमें प्रॉफिटेबिलिटी का इशू नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा भाव नीचे रहेंगे, इनको सस्ती गैस मिलेगी, ये कस्टमर को देंगे। तो देखिए डिमांड में तो कमी नहीं है, CNG खूब बिकती है, IGL MGL में CNG तो खूब बिकती है, ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, अगर अब जैसे सर्दियों का समय आ गया, सर्दियों में ये परफॉर्म थोड़े कम करते हैं। जैसे कि आपकी नेचुरल गैस बढ़ेगी, वापस से बढ़ना स्टार्ट होगी, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्ट इम्पैक्ट होगी। तो और दूसरा, गेल ने भी इनकी 27% गैस काटने का बोल दिया है। अब अगर गेल इनको सस्ती गैस नहीं देगा तो इनके लिए प्रेशर हो जाएगा, और रेगुलेटेड है ये एरिया, पैसा बनता है। तो इसमें देखिए ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आ सकता, 20-30% का ऊपर नीचे में खेल है, ज़्यादा कोई बड़े वाला सिस्टम इसके अंदर लगता नहीं है मुझे कि होगा, और ना ही होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर नेचुरल गैस $3 के नीचे, $2 के नीचे खिसलती है, तो इन कंपनीज में एक तरफा 50-60% की तेजी आ सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो IGL और MGL को ट्रेड करने का सिंपल तरीका, आप नेचुरल गैस को ध्यान रखिए, अगर उसके अंदर सही है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी इसमें दूर रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्टॉक है यहाँ पर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी इन्होंने रेट्स भी बढ़ाए हैं, पास ऑन किए हैं, बट वॉल्यूम का समस्या, वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है बट रेट्स इतने नहीं बढ़ा पा रहे ये लोग, तो वो थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज तो ठीक ही है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।